अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपना क्वारंटीन या लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। बार बार आप बच्चों से एक बात कहते हैं, सेफ़ रहें, सेफ़ जोन में रहें, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से आप कोई जर्म उसकी मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन आप बच्चों के लिए पॉसिबल होती है। सो बेटर सेफ़ देन सॉरी। मैं बार बार ये आपको जुमला कह रहा हूँ। चैप्टर 15 ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज दोबारा। और कल हमने जहाँ छोड़ा था तो मैंने आपको बताया कि चिप्स ने उसको कहा था कि हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि इस वक्त जंग लड़ना, सरवाइव करना, अपनी जान बचाना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं, कौन सी चीज़ें जो मतलब आपकी आर्ट है, जो आपका कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो मोहब्बत बांटती हैं, जो प्यार बांटती हैं, जो कंपैशन बांटती हैं, ये चीज़ें सिर्फ वक्ती मैडनेस की वजह से, वक्ती जंग की वजह से, या चूँकि इस वक्त हम ख़तरे में हैं, इस वजह से इन चीज़ों की अहमियत किसी भी तरह से कम नहीं की जा सकती। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एक मैसेज था जो उसने कल दिया, और ये हमें भी ख़ास तौर पे हम जिस खित्ते में बसते हैं, इस खित्ते के लोगों को भी ये बात समझनी है कि अल्टीमेटली इन द ब्रॉडर पिक्चर, इन द ब्रॉडर सेंस, आपको वो चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में जिनकी बिना मोहब्बत होती है, जिनकी बिना कंपैशन होता है, जिनकी बिना आपस की बॉन्डिंग होती है। ना कि वो चीज़ें जो आपको डिवाइड करती हैं, ना कि वो चीज़ें जो आपके दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करती हैं, और ना कि वो चीज़ें जो आपको एक दूसरे से दूर करती हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी। Maynard, chubby, dauntless, clever and impudent said, chubby कहते हैं फैट, ओबीस, इसके बाद dauntless कहते हैं कॉन्फिडेंट, outspoken, clever, clever कहते हैं cunning, और impudent कहते हैं arrogant, stubborn, मेनार्ड, अब ये उसका एक स्टूडेंट है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मेनार्ड चबी, डॉन्टलेस, क्लेवर एंड इम्प्यूडेंट सेड, आई वेल सर। कहते कि मेनार्ड जो कि एक मोटा ताज़ा, पुरएतमाद, चालाक और हर धर्म किस्म का बच्चा था, उसने कहा कि सर मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन आ जाता है कि what type of person was मेनार्ड, कि मेनार्ड आखिर किस टाइप का बच्चा था। तो इसके बारे में ये सवाल है। वेरी गुड, कहते हैं बहुत अच्छे। टर्न टू पेज 40 एंड बिगिन एट द बॉटम लाइन। कहते हैं कि पेज नंबर 40 पे जाओ और सबसे निचली लाइन से पढ़ना शुरू करो। The explosion still continued deafeningly कहते हैं loudly, noisily. The explosion still continued deafeningly कहते हैं कि धमाके अभी भी ज़ोरदार अंदाज में जारी थे। The whole building shook, और पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी as if it were being lifted off its foundations. Foundations कहते हैं बेस। ये वो वाला बेस नहीं है जो बेबी को पसंद है, ये बेस बुनियाद वाला बेस है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको यूज़ करना है।
कहते कि धमाके अभी भी ज़ोरदार अंदाज में जारी थे और पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी जैसे इसे इसकी बुनियादों से उठाकर हिलाया जा रहा हो। अब यहाँ पर ज़रा देख लें, एज इफ के बाद उसने यूज़ किया है वर। एज इफ इट वॉज नहीं कहा उसने, क्या कहा? एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये पास्ट सब्जंक्टिव है। इसके अलावा एज दो भी आता है, विश भी इसी में है और वुड दैट भी इसी में है। और इफ खाली अगर ये किसी इम्प्रॉबेबल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं है, तो फिर हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था कि एक तो क्या करना है, हमने पास्ट टेंस यूज़ करना है प्लस उसकी प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। अब उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है, मैं इधर फिलहाल इसको रेस करूं ताकि आपको समझ आ जाए। पास्ट देखिए तीन तरह से हम उसको, चार तरह से उसको यूज़ करते हैं ना पास्ट को। नंबर वन क्या है, इधर मैं लिख भी देता हूं, बल्कि ठहरें आप बच्चों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल। तो सेकेंड फॉर्म या तो हम यूज करते हैं वो यहां भी सेकेंड फॉर्म ही आती है, दोनों में सेम है। यहां हम यूज करते हैं वॉज और इधर यूज करते हैं वर। सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड, पास्ट परफेक्ट में हैड और इधर भी हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इधर हैड बीन और यहां भी हैड बीन। ठीक है, तो अब इसमें ये तीनों तो आपने देख लिया, ये दो और ये दो, ये तो सेम ही है, फर्क किसमें है? सिर्फ वॉज और वर में। तो इसमें आपने वॉज इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? वर इस्तेमाल करना है। सो इन पांचों के बाद या तो सेकंड फॉर्म आएगी, या वर आएगा, या हैड आएगा, या हैड बीन आएगा। सो ये इसको ज़रा देख लीजिएगा। इसीलिए एज इफ के बाद यहाँ उसने क्या यूज़ किया? वर, वॉज नहीं यूज़ किया, बल्कि क्या किया? वर यूज़ किया। The explosion still continued deafeningly। कहते कि वो धमाके अभी भी पुरजोर अंदाज में जारी थे। The whole building shook as if it were lifted off its foundation। और पूरी की पूरी इमारत ऐसे हिल रही थी जैसे कि उसे इसकी बुनियादों से उठाकर हिलाया जा रहा हो। ये भी क्वेश्चन आता है, What was the condition of the building during air raid? एयर रेड के दौरान बिल्डिंग की हालत क्या थी? मेनर्ड फाउंड द पेज। कहते कि मेनर्ड ने सफ़ा तलाश किया, विच वॉज सम वे अहेड, जो कि थोड़ा ही दूर था, एंड बिगिन श्रीली। श्रीली कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इधर, एंड बिगिन श्रीली। श्रीली कहते हैं नॉइजीली, और ज़ोरदार आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट। कहते कि ये एक तरह की जंग थी। मेरे पीछे लैटिन है, इसको मैं छोड़ दूँ। दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट, ये एक तरह की जंग थी। इन विच द जर्मन बिजीड देमसेल्व्स। बिजीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके पहले इसी चैप्टर में। एम्प्लॉय का हमने सिनोनिम पढ़ा था, तो यहाँ पे बिजीड का मतलब क्या होगा?
एम्प्लॉयड भी हो सकता है और एंगेज्ड भी हो सकता है। दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट, ये एक तरह की जंग थी इन विच द जर्मन्स बिजीड देमसेल्व्स, जिसमें जर्मनों ने खुद को मसरूफ़ कर लिया था। ओ सर दैट्स गुड, कहते कि जनाब ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। दैट्स रियली फनी इंडीड, कहते ये बहुत ही दिलचस्प बात है। वन ऑफ योर वेरी बेस्ट, कहते कि आपके बेहतरीन लतीफ़ों में से एक लतीफ़ है। अब ये लतीफ़ा उनको क्यों लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उससे पहले पढ़े सीज़र के, सीज़र भी ऑब्वियसली जर्मन था, तो वो जर्मनी की कुछ जंग के बारे में बेसिकली वो पढ़ रहे हैं। तो 2000 साल पहले का वाक़या, और उस वक्त भी जर्मन्स क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और 2000 साल बाद भी क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए उन्हें हंसी आई है कि कितने अहमक लोग हैं, कितने फजूल लोग हैं कि 2000 साल पहले भी कत्ल व गारतगिरी कर रहे थे और आज 2000 साल के बाद भी क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ से कुछ 2000 साल बाद हमारी जनरेशन का या हमारे जो डिसेंडेंट्स होंगे उनमें से कोई बच्चा 2000 साल बाद जाए और उस वक्त भी वो यही खबर सुन रहा हो कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कशीदगी, आज भी कंट्रोल लाइन पे 4 लोग हलाक हो गए, तो वो क्या फील करेगा? वो ये फील करेगा ना कि यार हम कितने अहमक हैं कि 2000 साल बाद भी हमें अक्ल नहीं आई, 2000 साल बाद भी हम क्या खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। वो इश्यूज़, या मिसाल के तौर पे कोई भी जो हमारे आज के इश्यूज़ हैं, मसलन एक और इशू बता देता हूँ कि 2000 साल बाद भी हमारे डिसेंडेंट में से ये खबरें सुन रहा हो कि फ़लाँ पॉलिटिशियन बहुत करप्ट है, तो वो क्या सोचेगा कि यार 2000 साल पहले भी हमारे पॉलिटिशियन करप्ट थे, 2000 साल बाद भी क्या हैं, हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ फ़नी। इस वजह से वो उनको हंसी आ रही है कि जर्मन्स कैसे अहमक लोग हैं कि 2000 साल पहले भी लड़े थे और 2000 साल बाद भी इन्हें अकल नहीं आई, आज भी इन्होंने क्या किया हुआ है, दुनिया पे जंग मुसल्लत की हुई है। लॉफिंग बिगैन, कहते कि कहके लगने शुरू हो गए, एंड चिप्स एडेड, और चिप्स ने कहा वेल ऑफ यू कैन सी नाउ दैट दीज डेड लैंग्वेजेस कैन कम टू लाइफ अगेन समटाइम्स। कहते हैं कि तुमने देखा कि बाज़ औक़ात ये मुर्दा ज़ुबानें भी ज़िंदा हो जाती हैं, और यही वजह है कि आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि जो हिस्टोरिक लेसन्स हैं उनसे आप सीखें। ये एक अलग बात है, ये एक अलमिया है हमारी इंसानों का। फ़िलिप के हिटी की ज़ुबान में उसका एक बड़े खूबसूरत जुमला है, वो कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज़ दैट नो वन लर्न्स द लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि तारीख़ से कोई भी सबक नहीं सीखता। हालांकि तारीख़ इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप उससे सबक सीखें। यू मस्ट लर्न अ लेसन, आपको पता चले कि भाई 2000 साल पहले जर्मन्स ने ये चगली मारी थी, ये फजूल हरकत, घटिया हरकत की थी, उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था, उल्टा नुकसान हुआ था। सो अब हम उसे सीख जाएं कि भी ये काम दोबारा नहीं करना। लेकिन अलमिया इंसानी तारीख़ का ये है, इंसान का अलमिया ये है कि ये किसी तारीख़ी वाक़े से सबक सीखने की पोजीशन में नहीं होता। जब भी किसी पर भी इक़्तिदार आता है, जब भी ताकत आती है, जब भी क़ुव्वत आती है, वो वही गलतियाँ करता है, ठीक है, जो उससे पहले लोग कर गुजरे होते हैं। और यही वजह है कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। आपने ये जुमला अक्सर सुना ना कि जी तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। वो तारीख़ क्यों दोहराती है ख़ुद को? इसलिए दोहराती है कि गलती मैंने की, सपोज़ 17 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, ठीक है, अब मैं उस गलती को करके आगे गुजर गया। अब जब मेरा बच्चा 20 साल की एज का होगा ना, और उसे मैं बताऊंगा कि जब मैं 20 साल का था ना तो मैंने मुझसे ये गलती हुई थी, वो पता है क्या समझेगा? वो कहेगा अब्बा छो, तानू की पता है, ये दुनिया बहुत चेंज हो गई है, अब वैसा नहीं है। वो क्या करेगा? ये बात कह के सजेशंस को उड़ा देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो गलती मैंने 20 साल की उम्र में की थी वही गलती क्या करेगा, रिपीट करेगा। और फिर हम कहते हैं कि जी तारीख़ ख़ुद को दोहरा रही है। तारीख़ ख़ुद को दोहरा नहीं रही होती, हम अपनी हमाकतों को, हम अपनी गलतियों को दोहरा रहे होते हैं, इसलिए तारीख़ ख़ुद को दोहराती चली जाती है। सो अगर हम सीखना शुरू कर दें तारीख़ से तो फिर तारीख़ ख़ुद को शायद नहीं दोहराएगी। Afterwards, they learned
कहते कि इसके बाद उन्हें पता चला दैट 5 bombs had fallen in and around ब्रुकफील्ड। कहते कि उसके बाद उन्हें पता चला कि ब्रुकफील्ड के अंदर और इसके इर्द गिर्द 5 बम के गोले गिरे हैं। द नियरेस्ट ऑफ देम जस्ट आउटसाइड द स्कूल ग्राउंड्स, और उनमें से सबसे करीबी गोला स्कूल ग्राउंड्स के बिल्कुल बाहर गिरा है। 9 persons had been killed, और 5 लोग मारे गए थे। द स्टोरी वॉज टोल्ड, रीटोल्ड, एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड कहते हैं ब्यूटिफाइड, एडोर्न्ड, सजाना। एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। कहते ये कहानी सुनाई गई, रीटोल्ड, फिर से सुनाई गई, एम्बेलिश्ड, और इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। द डियर ओल्ड बॉय नेवर टर्न्ड अ हेयर। अब ये ईडियम है, इधर लिख देता हूं, नेवर टर्न्ड अ हेयर, इट्स एन ईडियम। इसका मतलब है स्टे काम, मुकम्मल मुतमईन रहना। द ओल्ड मैन नेवर टर्न्ड अ हेयर। कहते कि इस बूढ़े की पेशानी पर तो बल तक नहीं आया। इवन फाउंड सम ओल्ड टैग टू इलस्ट्रेट व्हाट वाज गोइंग ऑन। इलस्ट्रेट कहते हैं टैग, कहते हैं कोटेशन। ये आपकी वोकैबुलरी का वर्ड है, इसको ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। कोटेशन, मैक्सिम, सेइंग, साइटेशन। इलस्ट्रेट कहते हैं एलैबोरेट, एक्सप्लेन। कहते कि इवन फाउंड सम ओल्ड टैग टू इलस्ट्रेट व्हाट वाज गोइंग ऑन। कहते कि हत्ता कि उसने मौजूदा सूरत हाल की वजाहत के लिए कोई पुराना कॉल भी ढूंढ निकाला। समथिंग इन सीजर अबाउट द वे जर्मन्स फॉट, कि जर्मन्स भी सीजर ही की तरह लड़ रहे थे। यू वुडंट थिंक देयर वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर। कहते कि मेरा नहीं ख्याल कि सीजर के दौर में ऐसी चीज़ें होती हैं। वुड यू, क्या तुम ऐसा समझते हो? एंड द वे चिप्स लॉफ्ट, और जिस तरह से चिप्स कह लगाकर हंसता रहा था। यू नो द वे ही डज लॉफ। कहते कि तुम जानते हो कि वो कैसे हंसता है। द टीयर्स ऑल रनिंग डाउन हिज फेस, और हंसते हंसते उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। नेवर सीन हिम लॉफ सो मच। कहते कि मैंने आज तक उसे हंसते हुए नहीं देखा। ही वॉज अ लेजेंड। ये फेसबुक वाला लेजेंड नहीं है, ये सही वाला लेजेंड है। लेजेंड कहते हैं हिस्टोरिक पर्सनालिटी। अब आपको याद होगा जब हम चैप्टर 10 से ऑनवर्ड हमने चैप्टर 11 शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ सब चिप्स एज अ हीरो इमर्ज करेगा। उसमें पहली चीज़ क्या थी? बगावत, प्राइड। वो उसने चैप्टर 11 में दिखाया कि रॉल्सन के खिलाफ खुल के बगावत की, पॉपुलैरिटी, शोहरत, वो उसे दिखाई। फिर चैप्टर 12 में हमने देखा कि वो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद भी उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बरकरार रहती है। चैप्टर 13 में हमने देखा कि उसके बगैर ब्रुकफील्ड चल नहीं सकता। वो एक सर्वाइवर के तौर पे, सर्वाइवर कह रहा हूँ, सेवियर के तौर पे, निजात दहिंदा के तौर पर आता है। चैप्टर 14 में हमने देखा कि वो ब्रुकफील्ड को बचाता है। ठीक है, वो जो ब्रुकफील्ड बिखरने वाला था उसको वाकई वो आके रिस्टोर करता है। और अब एक हीरो की अल्टीमेट क्वालिटी आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। और वो अल्टीमेट क्वालिटी क्या है? दैट इज़ ब्रेवरी। बहादुरी के बगैर कोई हीरो नहीं होता। आप देखिए, जितने आपको हीरोज़ मिलेंगे उनमें से कोई आपको बुज़दिल नहीं मिलेगा। नॉट इवन अ सिंगल हीरो विल बी कवर्ड। कोई बुज़दिल नहीं होगा। तो ये जो एक आखिरी था ना, एक जेम,
जेम इन द कैप, लास्ट फीदर इन द कैप, ये भी उसने उसके सजा दिया है, दिखाया है कि कैसे चिप्स ने कितनी दलेरी के साथ, कितनी बहादुरी के साथ उस सिचुएशन को फेस किया था, और उसने एक लम्हे के लिए भी हेजिटेट नहीं किया था, ठीक है। और यही उसकी ग्रेटनेस है, यही उसकी खूबी है। यहाँ पर लिख देते हैं हाउ डिड चिप्स बिहेव ड्यूरिंग द एयर रेड। नहीं जी, टेक्स्ट में हम आज इतना ही करेंगे। अब हम आते हैं ज़रा अपने ग्रामर वाले पोर्शन पे। और पेयर ऑफ वर्ड्स थोड़े देख लेते हैं। एम हम कर रहे थे और पहले 5 हमने किए थे। नंबर 6 हम स्टार्ट करें, टू मेक गुड वंस एस्केप, ठीक है, जुर्म के बाद आसानी से फरार हो जाना, ठीक है। टू मेक गुड वन एस्केप्स, कि आप बड़ी आसानी से इन अ गुड मैनर अपने एस्केप को, ये एस्केप क्या होता है, फरार होना, कि जुर्म के बाद आप क्या करें, अपनी फरार को आसानी से मुमकिन बना लें। द मर्डरर मेड गुड हिज एस्केप इन द डार्क नाइट, कहते कि रात के अंधेरे में वो बासानी वहाँ से निकल गया। देन टू मेक हेड और टेल, हेड और टेल होता है कि कुछ समझ ना आना, ठीक है, कोई मतलब कोई बात को फॉलो करने की कोशिश करना, सर पैर समझना ना, टू मेक हेड और टेल। जैसे आप होता है ना, ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सर से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। तो सर किसी बात, हम अक्सर उर्दू में भी कहते हैं यार इस बात का तो कोई सर पैर ही नहीं है, ठीक है, इट मीन्स कि ये यूजलेस बात है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई कैन नॉट मेक एनी हेड और टेल ऑफ योर लेटर, कि मैं तुम्हारे ये जो ख़त है इसका सर पैर समझने से कासिर हूँ। टू मेक वंस मार्क, मार्क निशान छोड़ जाना, अपने आप को साबित कर जाना। अब जब निशान आप छोड़ते हैं तो एक सफ़र पे आप जा रहे हैं और आपके पाँव के निशान मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ योर अचीवमेंट। तो इसीलिए हम इसको याद करते हैं, इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कोई नुमायाँ काम करना, कोई अचीव करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टू मेक वंस मार्क। ही हैज़ मेड हिज मार्क एज अ पोइट, कि उसने एक शायर के तौर पर अपने निशानात सब्त कर दिए हैं। टू मेक अप वंस माइंड, पुख्ता इरादा कर लेना, ठीक है, मेकअप तैयार करना, माइंड जहनी तौर पर। टू मेक वंस माइंड, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लेना, किसी चीज़ पर आमादा कर लेना, पुख्ता इरादा किसी चीज़ का कर लेना। आई हैव मेड अप माई माइंड टू सर्व माई कंट्री एज अ सोल्जर, कहते कि मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है कि अपने मुल्क की खिदमत करूँगा बतौर एक फौजी के। टू मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है, सर तोड़ कोशिश करना, बहुत ही हेवन आसमान, अर्थ ज़मीन, ज़मीनों आसमान हिला देना। मुझे हमारे बड़े मशहूर शायर हैं वसी शाह, उनके मुझे 2 शेर याद आ गए, आप बच्चों को सुना देता हूँ। कहते हैं कि दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, तू मिल भी जाता तो आखिर तुझे गंवा देते। दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, तो मिल भी जाता तो आखिर तुझे गंवा देते। और अगला शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये ज़ोम रहा अब के वो पुकारेंगे, मुझे ये ज़ोम रहा, ज़ोम कहते हैं खुशफहमी, मुझे ये ज़ोम रहा अब के वो पुकारेंगे, उन्हें ये ज़िद थी कि हर बार हम सदा देते। हमें ये ज़ोम रहा अब के वो पुकारेंगे, उन्हें ये ज़िद थी कि हर बार हम सदा देते। और यहाँ से जो मुझे शेर याद आया था वो सुना रहा हूँ कि तुम्हीं ने हमको सुनाया ना अपना दुख वरना, तुम्हीं ने हमको सुनाया ना अपना दुख वरना, दुआ वो करते कि हम आसमां हिला देते। ठीक है, तो ये है टू शेक हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ।
ठीक है। ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू स्टिक टू हिज पोस्ट, कि उसने अपने ओहदे पर डटे रहने के लिए, जमे रहने के लिए ज़मीन व आसमान एक कर दिया। और लास्ट वन आज का, मेक फन ऑफ कहते हैं मजाक उड़ाना। इट इज़ इम्प्रूडेंट ऑफ यू टू मेक फन ऑफ एडल्ट्स, कहते हैं कि ये बदतमीज़ी है, ये स्टबर्ननेस है, हठधर्मी है कि तुम अपने से बड़ों का मजाक उड़ाओ। ले बेटे, इसके साथ ही हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल आप सारे बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू।